ठीक, देखिए अब शुरू करते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के सुसंगठित, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ लो, जैसे हम किसी चीज़ की बात कर ले, जैसे हम बात कर रहे हैं साइकिल की, हम किसकी बात कर रहे भाई? साइकिल की। तो किसी वस्तु की सुसंगठित, सु का मतलब क्या होता है? अच्छे तरीके से, संग का मतलब क्या होता है? साथ, और गठित का मतलब क्या होता है? मिलकर बनना। कोई वस्तु किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? सुव्यवस्थित। उन चीज़ों को कहाँ व्यवस्थित किया गया, कहाँ लगाया गया, उसके बाद उसकी क्या कर देना? जांच कर देना, प्रेक्षण करना, जांच करना ही क्या कहलाता है भाई? विज्ञान कहलाता है। तो किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आपका पहला चैप्टर है जिसमें आपसे पूछा गया है कृषि का प्रारंभ, कृषि कब प्रारंभ हुई थी, है ना? तो जैसे जैसे पहले क्या होता था, आपको मालूम है, पहले लोग कच्चा मांस खाया करते थे, है ना? पहले लोग शिकार पर निर्भर हुआ करते थे, मतलब जानवरों को मार के खा जाते थे। फिर धीरे धीरे किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई, फिर जला के खाने लगे। तो जैसे जैसे आदमी घुमक्कड़ी बनता गया, मतलब इधर उधर घूमने लगा, उसको किसके बारे में जानकारी हुई? खेती के बारे में जानकारी हुई, कृषि के बारे में जानकारी हुई। और फिर धीरे धीरे करते 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 आज हम क्या करते हैं? हमारा देश क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। आज हम खेती करने लगे, खेती करते हैं, है ना? फसल की बुआई करते हैं, उसे काटते हैं, फिर उसे पका के फिर खाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या हुआ? ये धीरे धीरे विकास हुआ। तो कृषि का प्रारंभ, तो ऐसे नहीं कि झटके में सबको मालूम चल गया कि भाई चलो खेती करते हैं, ऐसे नहीं। पहले लोग ऐसे खाना नहीं खाते थे, पहले कच्चा मांस सब खाते थे, है ना? फिर पका के खाने लगे, आगे की खोज हुई, फिर पका के खाने लगे, उसके बाद फिर क्या करने लगे? फिर धीरे धीरे क्या करने लगे? खेती करने लगे। जैसे जैसे घूमते थे। अब आपके पास घर है, आप एक जगह रहते हो ना? अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? एक जगह नहीं रहते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। तो पहले के लोग क्या करते थे? कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, दूर दूर रहा करते थे, है ना? ऐसा नहीं कि एक तो घर बना लिए, हाँ वो घर पे नहीं, वो पेड़ रोड पे रहते थे, पेड़ रोड पे बैठ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेड़ पे जैसे बंदर रहते हैं ना, हमारे पूर्वज बंदर ही है, वो पेड़ पे रह जाते थे, है ना? कोई जानवर पा जाते थे तो काट के खा गए, काट क्या खाए? वैसे ही खा गए। समझ रहे हैं? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारियाँ आती गई, वो क्या करने लगे? पका के खाने लगे, फिर आज खेती करने लगे। हमें उसी खेती के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है? कि अब उसी खेती के बारे में पढ़ना है, कुछ जानकारियाँ आपको उसी खेती के बारे में। आपसे सवाल इन खेती के बारे में ही पूछेगा। जैसे पूछ दिया खेत क्या होता है, फसल क्या होती है, फसली पौधे किसे कहते हैं, है ना? देखिए मैं लिखा हूँ ना, अभी मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते चल रहा हूँ। फसल, जब कोई पौधा, ठीक है, जब कोई पौधा किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बोया जाता है, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? जब कोई पौधा किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बोया जाता है तो उस पौधे को क्या बोला जाता है? फसली पौधे बोला जाता है। जो पौधा बोया जाता है उसे फसली पौधा बोला जाता है। जैसे समझिए, गेहूं क्या करते हैं? आप खेत में 4 ठो गेहूं लेके जाते हैं, छींट के चले जाते, कोना, फसल हो गई? नहीं। जब किसी क्षेत्र में कोई पौधा अधिक मात्रा में बोया जाए उसे फसली पौधा कहते हैं, और उसके ग्रुप को, उसके समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। समझ गए? मतलब समझिए कि किसी क्षेत्र में जब कोई पौधा बहुत ज्यादा बोया जाए, ऐसा नहीं कि 4 अरहर बो के चले जाए कि हम मेरी भी फसल है ना? जब कोई पौधा किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में बोया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वही फसल कहते हैं। वैसे पौधे को फसली पौधा कहते हैं। क्लियर हुआ? फसल 2 प्रकार की होती है। वैसे तो हमें 3 समझना है, मैं आपको ये समझा दूंगा, लेकिन फसल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है रबी फसल और दूसरी होती है खरीफ फसल। ऐसा ही पहचान लीजिए कि रबी फसल, रबी माने क्या होता है भाई? रबी माने सूर्य होता है। मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। रबी माने क्या होता है भाई? सूर्य। तो जब सूरज कम दिखाई देता है उस समय कौन फसल बोई जाती है? रबी फसल। और सूरज कब दिखाई कम देता है? ठंडी में। और ठंडी कब चालू होती है? नवंबर में। समझ रहे हो ना? ठंडी कब चालू होती है? तो ऐसे पौधे
देखिए ऐसी रबी फसल समझते हैं, फसल समझ में आ गया कि जब कोई किसी क्षेत्र में कोई पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाता है उसे फसली पौधे कहते हैं और उसके समूह को क्या कहते हैं, फसल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते होता क्या है। हम फसल के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो फसल दो प्रकार की होती है। पहली फसल होती है रबी फसल और दूसरी फसल क्या होती है, खरीफ फसल। मैंने आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताया ना, रबी का मतलब जब सूरज कम दिखाई देता है तब रबी फसल बो दी जाती है, और सूरज ठंडी में सबसे कम दिखाई देता है। तो ठंडी हमारे यहाँ कब पड़ती है, नवंबर में पड़ती है ना, नवंबर में पड़ती है। अब तो आप गेहूं की बुवाई देखे हैं, अब ये देखिए आपके पास धान की खेती हुई, अब धान कब काटा जाएगा, अब ये सितंबर खत्म, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर जाते जाते है ना, अक्टूबर के लास्ट तक धान की कटाई होने लगेगी ना। तो फिर जैसे ही धान की कटाई होगी तुरंत क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे भाई, गेहूं की बुआई करेंगे, है ना, आलू बो देंगे, जिसको हम जोनहरी कहते हैं, मक्का बो देंगे, है ना, हम बोने लगे। तो वो कौन सी फसलें हुई, वो फसलें कौन सी होंगी, रबी फसल, जो अक्टूबर और नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती हैं और वो काटी कब जाती हैं, गेहूं कब काटा जाता है, मार्च अप्रैल तक, है ना। देखिए बहुत आसान है, देखिए रबी फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में, और खरीफ फसल वह फसल जो कब बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में। समझ रहे हो। अब अक्टूबर में रबी फसल को काटा कब जाता है भैया, अक्टूबर में, और जैसे ही अक्टूबर में इसको रबी को बोया कब जाता है, अक्टूबर और नवंबर में, काटा कब जाता है, मार्च और अप्रैल में। तो जैसे ही इसको काटा जाता है तुरंत खरीफ फसल को बोया जाता है। जैसे ही नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी धान को क्या करेंगे, पानी दे देंगे, लास्ट वाला जब धान फूट जाता है, पकने लगता है, पानी दे देंगे, और ना कहते पुराने ओदे उसी में बुआई हो जाती है। कुछ लोग वही पुरनके वाले में जो नमी रहती है उसी में बुआई हो जाती है। धान इधर काट रहे हैं और उधर बुआई चालू है, होता है ना। तो जैसे ही ये फसल कटती है, ठीक है, वैसे तुरंत बुआई हो जाती है। अब नवंबर में देखिए कटेगा ना, नवंबर में कटेगा, तुरंत बुआई चालू होता है ना। अब देखिए, अब हम समझते हैं खरीफ फसल जो मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। इसको हमने कब बोया था, इसको हमने कब बोया था भाई, मार्च और, अब देखिए खरीफ फसल की पहचान है, ये कब बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। हमारे यहाँ धान कब लगाया गया था, रोपनी कब हुई थी, मार्च अप्रैल मई तक आती है, कुछ कुछ लोग का भाई जुलाई चला गया था, है ना। तो उसको शुरू कब से माना जाता है, मार्च और अप्रैल से। और जैसे ही ये खत्म होता है, देखिए एक तो फसल इसको समझ लीजिए, जायद फसल, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी खाते हैं ना, ये कब होता है भाई। अब देखिए जैसे ही मार्च अप्रैल काट दिया, अब देखिए अब अगली बुवाई कब होगी, अक्टूबर में होगी। कब होगी, तो अप्रैल में इसकी बुवाई हो गई, अप्रैल सितंबर अक्टूबर यहाँ काट लिया गया। अब गर्मी में वो जो बीच वाला महीना खाली होता है भाई, जुलाई वाला, जून जुलाई खाली होता है ना, उसमें क्या बोया जाता है, अरे भाई देखिए ये काटे हम काटेंगे ना, अब इसको हम काट देंगे कब, इसको हम मार्च अप्रैल में काट देंगे ना। अब उसके बीच वाला जो ककड़ी वाला समय होता है, ककड़ी को कौन सी फसल बोला जाता है, जायद फसल बोला जाता है, सलाद वाली फसल, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा ना, चोरा चोरा खाते हो चोरकटवन, हाँ वही वाली, वो कौन सी फसल है, वो जायद फसल है। समझ में आ गई बात। तो ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है वो कौन सी फसल, रबी फसल, जैसे गेहूं, चना और आलू। और ऐसी फसल जो मार्च अप्रैल के प्रारंभ में बोई जाती है, जैसे चावल, मक्का। समझ गए, क्लियर हुआ। चले आगे, जायद समझ गए, है ना, जो खाली वाले टाइम में बो दी जाती है, जैसे ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, समझ रहे हैं। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 2 महीना में तो ककड़ी को बिकने लगती है। आपका गेहूं कितना महीना चल जाता है, 4 महीना चल जाता है। अब 90 दिन वाले हैं भाई, 3 महीना में तैयार होंगे। कुछ लोगों का धान अब फूट रहा है ना, वो भी 90 दिन वाले आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं उपकरण, खेती में उपयोग में लाए जाने वाली चीजें, चाहे कुछ भी हो। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मशीन। क्या बताता हूं, मशीन किसे कहते, है ना। तो मशीन वह होती है जो आपके काम को क्या कर दे, आसान बना दे। समझ रहे हो, मशीन वह होती है जो आपके काम को क्या करती है, आसान बना देती है। आपका नाखून बढ़ जाता है तो लगते हैं दतवैस काटने,
काटते हैं ना, तो वो जो नेल कटर है, जो नाखून काटने वाली जो नाखून काटती है, वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार की क्या है, बस सबसे आसान पहचान है कि जो आपके काम को क्या कर दे, आसान बना दे, वो क्या हो, मशीन। आपकी साइकिल भी एक तरह की क्या है, मशीन है। काम को अब चैन उतर जाए तब काम को आसान नहीं बनाएगी, है कि नहीं, तब काम को, तो जो आपके काम, देखिए अब कृषि उपकरण, वह उपकरण जो खेती में प्रयोग किया जाए, जिसका खाली काम क्या होता है, वो खेती में ही लगाया जाए। जैसे खुरपा, क्या करते हैं हम, घास तो जाती है खेत में तो निकाल देते हैं, फावड़ा जिसको हमारे यहाँ फरुहा बोला जाता है, कुदाल है ना, है कि नहीं, जिसको हिंदी में कुदाल बोला जाता है कि नहीं, ये सब, इन सब का हम इस्तेमाल करते कि नहीं करते, करते हैं ना। तो जिनका इस्तेमाल आप खेती में करते हैं, जिन यंत्रों का इस्तेमाल आप खेती में करते हैं, उन्हें कृषि उपकरण कहा जाता है। समझ गए। अभी तो हमने समझा केवल खेती के बारे में, उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं। अब शुरू होती है भाई बुआई। क्या शुरू हो रही है, बुआई। तो क्या ऐसे ही हम खेत जाते हैं, बस डायरेक्ट लेके जाते हैं, उठा के बस इतना गेहूं लेके गए, फेंक के चले, ऐसे होता है, नहीं। उससे पहले कुछ काम करना पड़ता है, खेत में कुछ काम करना पड़ता है। उन्हीं कामों को हम समझेंगे कि क्या गेहूं, हम जैसे हम गेहूं की बात कर लें तो क्या हमें डायरेक्ट गेहूं मिल जाता है, नहीं, हम उसके लिए क्या क्या करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बुआई से पहले क्या की जाती है, खेत की जुताई की जाती है। क्या की जाती है, अब जुताई क्यों की जाती है वो समझिए। जैसे जानते हैं क्या होता है कि लगातार अगर खेत पे आप जुताई नहीं करते तो उसके नीचे छोटे छोटे कीड़े पनपते हैं, और जब आप उसमें बुआई कर देंगे तो वो आपकी फसल की जड़ को क्या कर देंगे, काट देंगे, और काट देंगे तो आपका खड़ा खड़ा पेड़ क्या होगा, गिर जाएगा। समझ रहे हैं। तो क्या किया जाता है, खेत की जुताई कर दी जाती है, और जब खेत की जुताई कर दी जाती है तो होता क्या है कि जो नीचे बैक्टीरिया बैठे रहते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, धूप में ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने की वजह से वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। समझ रहे। ये तो था पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या होता है कि जब आप जुताई करते हैं तो आपके खेत में क्या होते हैं, खरपतवार निकल जाते हैं, है ना। जो खरपतवार रहते हैं भाई, जो बड़ी बड़ी घास रहती है, आप क्या करते हैं, उनको बीन के क्या करते हैं, खेत से बाहर फेंक देते हैं, आपका खेत क्या हो जाता है, साफ हो गया। तो क्या करना कि फसलों को, बुआई से पहले खेत को क्या करना पड़ता है, जुताना पड़ता है। जुताई किसे कहते हैं, तो जमीन के नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देना क्या है, जुताई है। क्यों कर दिया जाता है, देखिए अब एक चीज करना पड़ता है आपको, खेत में क्या करना पड़ेगा, दरार बनाना। जब जुताई की जाती है तो जो नीचे के बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, घास उखड़ जाती है, और आपके खेत में क्या बन जाती है, जगह बन जाती है। फिर जब आप पानी चलाते हो तो ये नमी काफ़ी समय तक रहती है। आप एक बार खेत जुतवा के भरिए, एक बार वैसे ही भरिए, देखिए कौन वाली नमी ज़्यादा दिन तक रहती है। जो जुतवा के आप, जब जुताई हो जाती है उसके बाद आप पानी जुताई के बाद पानी चलाते हैं, वो पानी ज़्यादा टाइम तक चलेगा, आप करके देखिए। और जो वैसे ही खेत में बिना जुताई वाले खेत में पानी कम चलेगा। अब जब जुतवा के आप देखिए, अब जैसे क्या होता है कि गेहूं वाले में अगर आप खेत को जुतवा दिए, मान ले हमने जुतवा दिया, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ बीच बीच में गैप हो जाता है ना जुताई के बाद, तो जब आप पानी चलाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, जमीन के तह तक जाता है, जिसकी वजह से गेहूं बोते हैं तो पूरा नमी काफ़ी समय तक रहती है। इसीलिए हमेशा बुआई करने से पहले क्या करना चाहिए, खेत को जुतवा देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जुताई समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं पाटन की। हमारे यहाँ उसको कहते हैं हेंगाना। हेंगाना समझ रहे हो ना, कहते हैं हेंग में बैठ जाओ। क्यों बैठा जाता है, होता क्या है कि जब खेत की जुताई की जाती है तो कुछ खेत ऐसे होते हैं भाई जो बहुत दिन की जुताई नहीं होती है ना, एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने जो पड़ती, हमारा जिसको चौमास बोला जाता है ना। अब जब उसकी जुताई होगी तो इतना बड़ा बड़ा ढेला निकलेंगे उसमें, है ना। तो ढेले को फोड़ने के लिए क्या हमारे यहाँ लगाया जाता है, हमारे ट्रैक्टर के पीछे क्या लगाया जाता है, पाटन लगाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ हेंगा के नाम से जाना जाता है। अब लगाएंगे आप, उस पर एक जन को बैठा देंगे, वो क्या कर देगा, खेत में पाए जाने वाले बड़े बड़े ढेलों को फोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाटन कहलाता है। तो वो उसको क्या कर देगा, फोड़ देगा। अब देखिए एक छोटा सा गेहूं है, अगर पाटन नहीं होगा, जब बुआई, अब तो रूटावेटर चला हुआ है, पहले रूटावेटर नहीं था, तो होता क्या है कि अब ये गेहूं आपने बो दिया, अब इसके ऊपर इतना बड़ा का ढेला पड़ा है, अब इसके ऊपर से ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाता। तो गेहूं, जानते खेत को इसीलिए भरा जाता है कि जब अगर वो क्या हो जाए, अगर गेहूं बोने से पहले खेत भर देंगे तो मिट्टी नरम हो जाएगी, और जुताई होगी तो जब पाटन चलेगा, जब उस पर हेंगा चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, ढेला क्या होगा, फूट जाएगा और माटी भुरभुरी हो जाती है,
है ना, और जिसकी वजह से आराम से गेहूं बाहर निकल जाता है। अरे भाई अब आपको कहीं निकलना है, मैं आपको किसी गड्ढे में बंद कर दूं, ढक्कन के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दूं, निकल जाओगे? नहीं। लेकिन अगर हल्का तो कोई पत्थर रखोगे, धक्का मार के भटाक से निकल जाओगे। वही काम होता है, इसीलिए पाटन लगाया जाता है ताकि फसल बड़ी आराम से उग सके। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं, खुदाई। अब ये क्या होता है, खुदाई क्यों करवानी पड़ती है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं खनवा दा खेतवा। जुताई भी वही चीज है, खनवाना भी वही चीज है, लेकिन खनवाने में क्या होता है कि बड़े बड़े, जैसे अगर मान लेते हैं कि जुताई हम करवाते हैं तो कुछ इंच जाता है और खनवाते हैं तो पूरा गहराई तक, जिससे नीचे वाले भी बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऊपर चले आते हैं और ऊपर वाली मिट्टी आपस में पूरी तरह से क्या होती है, मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा मतलब समझते हैं, फसल को पैदा करने की क्षमता। अगर 1 किलो हो रहा है तो कितना होगा, 2 किलो होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपने जुताई करवा दी भैया, खुदाई करवा दी, अब एक चीज होता है बीज बोना। अब इसके बाद क्या कर देंगे, हम बीज को बो देंगे, पानी उनी चला के बीज बो देंगे। अब बीज बो दिया, हमारे बीज का अंकुरण हो गया, छोटा छोटा बीज हो गया। अब क्या करने की प्रक्रिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या डालते हैं भाई, खाद डालते हैं। आप यहाँ समझेंगे, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा और आप आगे आगे आप खेती करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज होता है खाद, एक होता है उर्वरक। जो आप बाजार से यूरिया लेके आते हैं वो क्या है, वो उर्वरक है। और आपके गांव में जो गोबर की खाद, जो गोबर होता है उसे क्या बोला जाता है, खाद बोला जाता है। देखिए दोनों में फायदा क्या है, दोनों में नुकसान क्या है। उर्वरक देना, देखिए यूरिया क्या काम करती है, एक उत्प्रेरक का कार्य करती है। उत्प्रेरक का मतलब, जैसे आप लोग झगड़ा करते हैं तो आपके बगल में एक मिला खड़ा है, पटक दे पटक, बहुत पटक देगा तू, होता है ना, वो क्या काम कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है कि आप पटक सकते हो, पटक सकते हो, करता है ना। तो वैसे ही यूरिया क्या करती है, उत्प्रेरक का काम करती है और वो फसलों को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देती है। उर्वरा शक्ति का मतलब वो फसल, आपको मालूम है ये धीरे धीरे हमारी जमीन को क्या बना रहा है, बंजर बना रहा है। हमें खेत में कम से कम खाद यूरिया डालनी चाहिए, खाद कितना भी डाल दे। देखिए और दूसरे देखिए, अब मैं अंतर इसका समझाता हूं तो आप समझ जाएंगे। अब खाद क्या होती है, गोबर की खाद आप खेत में कितना भी डाल देंगे वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। समझ रहे, गोबर की खाद आप खेत में कितना भी डाल देंगे वो आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लेकिन पक्का वाला गोबर, कच्चा वाला गोबर ना, ही ना कि आजे का है ले जाकर फेंक दे, पता चला कुछ सुलग जाएगा धनमा। कौन सी गैस पाई जाती है उसमें, मेथेन गैस पाई जाती है, वो जला देगी। समझ रहे हैं ना? कभी गोबर वो खाद पे गए हो कभी, जो पुरानी वाली खाद आप उसको खुदाई करिए, देखिए गर्म, वहां से गर्मी निकलती है, निकलती है ना। हाँ, तो उसे इसीलिए फेंका जाता, फैला देते ताकि वो ठंडी हो जाए, वरना पता चले तुरंत बुआई कर देंगे तो सुलगा देगा वो, इतनी वो हीट गर्म ही होती है। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए भैया। आगे देखते हैं उर्वरक और खाद में क्या क्या अंतर है। तो उर्वरक क्या करता है, अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी पड़ी है भाई, उर्वरक वो यूरिया बना रही है, बना के बेच रही है और हम जा के लेके आ रहे हैं, 400 रुपया 500 रुपया की एक बोरी लेके आ रहे हैं। तो हमें यूरिया का इस्तेमाल अपने खेतों में कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैविक खाद मतलब गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, अगर आप अपने खेत में यूरिया डालते हैं तो आपके खेत को क्या मिलता है, यूरिया ही मिलती है। समझ रहे हो? और अगर आप अपने खेत में क्या डालते हो, खाद डालते हो, तो जिंक मिलता है, सल्फर मिलता है, फास्फोरस मिलता है। समझ रहे हैं? जितने खनिज पदार्थों की जरूरत है वो सभी मिलते। ये उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ाता, केवल प्रेरित करता है। ये आपकी खेत की जो पैदा करने की क्षमता उसको तो बढ़ाता है, ये उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है। भैया आपको टॉनिक पिलाऊंगा, खिला पिला के जब मजबूत रखूंगा, वो ठीक है कि जबरदस्ती 2 रोटी खिला के कहूँगा चल लेके भाग बोरा दौड़ के, वो वाला मजा देगा, है ना। जबरदस्ती खाली में आप आए कहो सब ले खाना खा ले, खाली जबानी से खाना खिलाऊं तो अच्छा है। मैं कहूँगा ले पनीर खाओ, है ना, मुर्गा पीटो, मुर्गा खाते हो, शाबाश, मत खाया करो, कोरोना हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं सिंचाई की। तो फसलों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। भाई देखिए हमारे शरीर का 70% भाग क्या है, पानी है। आप जितने वजन होंगे उसका 45, अगर मैं आपको बता दूं आप 100 किलो को हो तो आप 65 किलो क्या लेके चल रहे हो,
पानी लेके चल रहे हो, समझ रहे हो? बाकी तुम्हारा ये सब किडनी फिडनी है उसमें। आपके दिमाग का वजन कितना होता है? दिमाग का वजन 1400 ग्राम, ठीक है? आपका दिल 300 ग्राम, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलो फिलहाल वो नहीं समझना आपको। अब सिंचाई कितने तरीके से की जाती है? तो सिंचाई हमारे यहाँ दो तरीके से होती है। एक होती है प्राकृतिक, जो भगवान द्वारा बनाई गई चीजें हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक चीजें। और जो हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृत्रिम चीजें, कृत्रिम वस्तुएं। मानव द्वारा बनाई गई चीजें को क्या कहते हैं भाई? कृत्रिम कहते हैं। अब समझते हैं प्राकृतिक। नदी, कोई नदी बनाता है? नहीं। तो कहीं कहीं नदी से, हमारे यहाँ तो नहीं भाई, हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग ऐसे जगह पे बसे हुए हैं, कुछ लोग नहर से सिंचाई करते हैं, है ना? तो कुछ नहरें बनाई गई हैं, वो मानव निर्मित नहरें हैं। कुछ नहरें अपने आप बनी हुई हैं, वो क्या है? प्राकृतिक नहरें। नहरें प्राकृतिक में भी आती हैं और कृत्रिम भी आती हैं। समझते हैं? स्रोत का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने वाला, देने वाला। कहाँ कहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक स्रोत होता है, एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक का मतलब जो भगवान द्वारा बनाई गई चीजें हैं उन्हें प्राकृतिक कहते हैं, और जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। अब समझते हैं नदी। कहीं कहीं क्या होता है कि नदियों से भी सिंचाई कर दी जाती है ना? सैफल लगे होते बड़े बड़े, वहां से खोल दिया जाता है और पूरी सिंचाई हो जाती है। और कहीं वर्षा तो आपका मालूम ही है, अभी किसान क्या कर रहे हैं? अभी सभी, हर आदमी चाहता है ना कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक स्रोत है। कोई छत पे जाके बैठा टंकी लेके वहां से पानी गिरा रहा है, ऐसा नहीं ना। वो क्या है? वो प्राकृतिक चीजें हैं। और तालाब, तालाब कोई बनाता नहीं है, वो स्वतः बन जाते हैं। बारिश होती रहती, बारिश होती, पानी जमा होते जाते, बहुत सारा पानी जमा हो गया, वो क्या हो गया? तालाब हो गया, ठीक है? हमारे जिसको गढ़ही बोला जाता है ना, वो बड़ी मात्रा में हो गया, गढ़ही हो गया भैया। कृत्रिम। अब हम अपनी खेती की सिंचाई के लिए हम क्या करते हैं? कृत्रिम में समझते हैं तो बांध बना देते हैं। बीच में हर गांव में बना था ना भाई, नदी के किनारे तो बांध बन गया, पानी को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? पानी को रोकने के लिए। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है तो बांध बना देंगे तो पानी क्या होगा? रुक जाएगा। बाद में उस बांध से, भाई हमारे यहाँ दमकला लगा हुआ है, दमकला लगा के क्या करते हैं? दमकला लगाएंगे और खेत में अपना क्या कर देंगे? सिंचाई कर देंगे। तो ये भी क्या है? मानव निर्मित क्या है? एक मानव निर्मित बांध, नहरें। अब कहीं कहीं क्या होता है? नदियां बहुत दूर दूर होती है, वहां पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो क्या किया जाता है? मानव क्या करता है? वहां से जेसीबी लगा देगा। पहले तो जेसीबी नहीं हुआ करती थी, तो अब क्या करता है? वहां से नहरें खुदवाई जाती हैं और ला के क्या कर दिया जाता है? कई लोग मिल के भी कभी कभार काम कर लेते हैं। किसी गाँव में भाई एकता जहाँ पे होगी, वो क्या करते हैं? सभी लोग घर के जाएंगे, एक साथ खुदाई करते करते क्या बना देते हैं? नहर बना देते हैं और सब सिंचाई करते हैं। तो वे क्या है? मानव द्वारा नहरें भी बनाई जाती है। और आप तो आप जानते ही, ट्यूबवेल है ना, बोरिंग करवा लेंगे और एक हैंडल मारा, पानी देने लगा, मामला खत्म। समझ गए इतना? चलिए ठीक है, बाकी बाद में पढ़ाता हूँ।